अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 365 स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता जनूबी एशिया में इस वक्त एक इंतहाई हसास और फैसला कुन मोड़ इख्तियार हो चुका है, जहां पुरानी दुश्मनियां नए इत्तेहाद खत्ते का नया नक्शा तरतीब दे रहे हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज़ जनाजा में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का तेहरान जाना खत्ते में बदलती हुई सफारती दर्जा हिकमत अमली और नई सफ़बंदियों का वाज़ेह पैगाम है। ये मामूली अस्करी सियासी पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर अमरीका समेत 12 ममालिक का अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ है, जो आलमी तजारती गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और बढ़ती हुई कशीदगी को ज़ाहिर करता है। इसराइल की जानिब से लाहक मुमकिन ख़तरात और ख़त्ते को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र इस्लामी दुनिया की अहम तरीन ताकतें यानी पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब आपसी ताउन में तेज़ी से इजाफा कर रही हैं। ये उभरता हुआ ब्लॉक न सिर्फ मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, बल्कि दिफाई और स्ट्रेटेजिक महाजों पर एक मुत्तहिदा और मजबूत मौक़िफ़ अपनाने की राह भी हमवार कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान को इस बदलती हुई सूरत हाल में बैक वक्त दोहरे महाजों का सामना है। एक तरफ जहां उसे मशरिक़ वस्ता की पेचीदा सफारतकारी में अपना मतवाज़न और मौसर किरदार बरकरार रखना है, वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत इस इलाकाई कशीदगी और तब्दीली का फ़ायदा उठाते हुए पूरे खित्ते और ख़ास पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद होंगे बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर हामिद अल-मशरिकी साहब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर मरियम फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम फातिमा साहिबा, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। जबकि दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, आपको भी खुशामदीद करते हैं। कर्नल साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे कि सर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज़ जनाजा में पूरी दुनिया से लोग शिरकत कर रहे हैं। इससे ईरान की सफारती हिकमत अमली की कामयाबी ज़ाहिर होती है। अब क्या कहेंगे इस तमाम तब्दीली के ऊपर जो अब आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया। जी देखिए, ये सारे का सारा अगर आप देखें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो पिछले 300 दिन के अंदर, इसने एक पूरे खत्ते के अंदर एक स्ट्रेटेजिक रीसेट कर दिया है। जी, रादर एक रिडक्स कर दिया है पूरी सिचुएशन को। और चीज़ें अब वो नहीं है, कोई भी चीज़ एक्स पोस्ट फैक्टो या एक्स पोस्ट एंटी नहीं है। अब चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो चेंज हो गई है। तो इस अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो जो ईरान है उसका जो स्टेचर था या जो उसका इन्फ्लुएंस था जियोपॉलिटिकल टर्म्स में, वो बहुत इन्हेंस हो गया। और उसकी इन्हेंस होने की जो वजह है वो दो चीज़ें हैं। एक तो वो जो उस वॉर के अंदर, इस वॉर के अंदर जब उनके ऊपर कोई 20,000 के करीब एयर रेड्स हुई, अटैक हुए हैं, जिसमें कोई 12-13 हज़ार अमेरिकन ने किए हैं और बाकी इजरायली एयरफोर्स ने किए हैं, मिज़ल अटैक हुए हैं। उसमें जो उस कौम ने रेजिलियंस शो की है, एक तो वो वजह है क्योंकि उसने एक एसिमेट्रिक डोमिनेंस क्रिएट कर दी है ईरान के लिए। सो ईरान ने छोटा होने के बावजूद, डेविड होने के बावजूद, गोलियत के सामने एक ऐसी रेजिस्टेंस दी जिसने एसिमेट्रिक डोमिनेंस क्रिएट कर दी। दूसरी चीज़ ये थी जो इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स हुई, जिसने, क्योंकि देखें जो आपके जो रिलेशंस होते हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस होती है, वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स में से, और उनमें से एक ज्योग्राफी बहुत प्ले करती है। तो जिस तरह से एज ए डेटरेंस स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को यूज किया ईरान ने, उसने भी सारी चीजों को चेंज करके रख दिया। और अब स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का स्टेटस जो है अब कभी वो नहीं होगा दोबारा पहले वाला जो इस वॉर से पहले था। तो इस बैकड्रॉप में अगर आप देखें तो बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। और फिर एक और बड़ी चेंज ये कि जो ईरान और पाकिस्तान जो हैं, अब वो जिस तरह से उनकी एस्पायरेशंस, उनकी ज्योग्राफिकल एस्पायरेशंस, उनकी जियोपॉलिटिकल एस्पायरेशंस एक हो गई हैं, कन्वर्ज कर गई हैं, वो भी एक बहुत डेवलपमेंट है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं, इसने बहुत एक कैटाक्लिस्मिक चेंज आई है इस रीजन के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, गल्फ रीजन के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान देखें वेस्ट एशिया का पर से हिस्सा नहीं है, लेकिन जो वेस्ट एशिया की जो अब सारी की सारी जियोपॉलिटिक्स है, वो अब पाकिस्तान के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, बिकॉज ऑफ द एक्वायर्ड स्टेटस, बिकॉज ऑफ द प्रोएस एंड द प्रूडेंस ऑफ आवर लीडरशिप एंड देयर डिप्लोमेटिक ओवरचर्स। ठीक है, मरियम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल का इस इंतहाई नाजुक वक्त में, जब सारी दुनिया की नज़रें ईरान की जानिब मरकूज़ हैं और एक उनके लिए अहम दिन था, उस पर तेहरान जाना पाक-ईरान ताल्लुकात के मुस्तकबिल के लिए कितना बड़ा और वाज़ेह पैगाम नज़र आ रहा है इस दौरे का?
जी, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। मैं समझती हूँ कि जो आज का विजिट है हमारी जो लीडरशिप है उसमें हमारी पॉलिटिकल एलिट्स भी हैं और हमारे मिलिट्री लीडरशिप भी है, जो कि आज ईरान में इमाम खामनाई साहब को जो है अपनी उन्होंने अपनी उनको जो रिस्पेक्ट पे करने के लिए गए हुए हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये तो एक पड़ोसी होने की वजह से हमारे एक उनके साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। तो ये तो उनका जो एक ये दौरा है ये तो होना ही था। लेकिन जो मेरी नज़र में ज्यादा अहमियत का हामिल दौरा है वो वही है कि जब ईरान और यूएस के बीच में बहुत मुश्किल और एस्केलेटेड किस्म की जंग जो है वो क्लाइमेक्स थी और म्यूचुअली हर्टिंग स्टेलमेट के ऊपर पहुंची हुई थी, तो पाकिस्तान ने बेसिकली वो मोमेंट कैच करके जब दोनों पार्टीज के बीच में टॉक्स की इनिशिएशन कराई और फिर इट लेड टू अ सीज फायर, और उसके बाद अभी जिस तरह जिस नहज पर वो सारा पीस प्रोसेस चल रहा है, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान की दुनिया के सामने जो एक प्रेजेंस है वो उस प्रोसेस से ज्यादा उजागर हुई है। बिल्कुल। जाहिर है इमाम खामनेई साहब एक बहुत बड़ी हस्ती थे और बहुत बड़ी लीडर थे मुस्लिम उम्मा के लिए। उनका तो इस दुनिया से जाना और उनकी शहादत जो है ये एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है। और इसके ऊपर तो जाहिर है ईरान के जाना और उनको अपने कंडोलेंसेस पे करना और ताज़ियत करना ये तो बनता ही था, ये तो जी। एक पड़ोसी होने की हैसियत से भी एक निभाना है। लेकिन आप ये देखिए कि जो हमारा वफ्द है उसका जो स्टैचर है वो क्या है, ये आप समझ सकते हैं इस पॉइंट से कि मैं इंडिया की तरफ से जो एक उनके डेलीगेशन आया हुआ है, जाहिर है उसमें उनके मिनिस्टर्स हैं, कुछ गवर्नर्स हैं और ज्यादातर उनकी जो मुस्लिम उनके जो गवर्नर्स और मिनिस्टर्स हैं वो उनकी प्रेजेंस थी। एक आध उनकी जो हिंदू जो रिप्रेजेंटेशन भी थी उनकी जो पॉपुलेशन है। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि जो जिस लेवल का पाकिस्तान से डेलीगेशन गया है एक हाईएस्ट लेवल का भी गया है, उसके अलावा जो मजहबी हमारी पर्सनालिटीज थी और इसके अलावा दूसरे अहम शख्सियात थी वो भी सारे गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के जो डेलीगेशन की जो प्रेजेंस थी जिसमें सारी पार्टीज की प्रेजेंस थी जी हाँ। वो ये बात शो करती है कि पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ईरान के साथ जो रिप्रोचमेंट जो ताल्लुकात और जिस किस्म जी। की जिस नहज पे हम जहाँ स्टील करते हैं ईरान के साथ, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन बोर्ड और हम एक यूनिफाइड कोहेसिव नेशनल पोजीशन है हमारी टुवर्ड्स ईरान। जी। दैट शोज जी। दैट यूनिफिकेशन एंड कोहेजन। ठीक लेकिन है। इंडिया की तरफ से तो हाईएस्ट लेवल के डेलीगेशन नहीं गया, जबकि ईरान की तरफ से स्पेसिफिकली ठीक। मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने इन्विटेशन भी दिया मोदी साहब को दिया और जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अभी तक की मेरी इत्तला ये है कि उनसे कोई हाईएस्ट लेवल पर ईरान नहीं जी हाँ। गया। और ठीक। मुझे ये समझ में नहीं है कि ईरान और इंडिया की जो ताल्लुकात हैं वो थोड़ा नोज डाइव कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन में पिछले साल से लेकर अब तक। तो आई थिंक दैट पाकिस्तान हैज डन फेयरली वेल। जी। पाकिस्तान ने बिरादराना ताल्लुक निभाए हैं, पड़ोसी की ताल्लुकात भी निभाए हैं और पाकिस्तान एक ट्रस्टेड क्रेडिबल फैसिलिटेटर के भी ताल्लुकात निभाए हैं। बिल्कुल। हामिद अल मशरकी साहब, सर जिस तरह से आज का दौरा था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, फिर मुख्तलिफ ममालिक से वफूद भी आए हुए थे, एक इंतहाई अहम दिन मैंने इस वजह से किया, कहा कि आज ही के दिन जब उनकी तदफीन होनी है आयतुल्लाह खामनाई साहब की, तो उन्होंने कहा कि इसका बदला भी लिया जाएगा और सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ से हम क्या समझें कि क्या ये जो मामला है क्या ये पूरी तरह एंड नहीं हुआ और ये मामला दोबारा उठेगा, दोबारा से मामला इसी तरह से होंगे, क्या इस चीज़ का ख़तरा मौजूद है? बहुत शुक्रिया उमर साहब। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इस जंग के अंदर जो अहम तरीन किरदार अदा किया, उसके सबसे बड़ा सबूत ये कि पूरे ईरान की गलियां जो हैं वो तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही हैं 8 फरवरी से लेकर अभी तक। और उसके बाद फिर जिस अंदाज में ईरान की सारी लीडरशिप ने, चाहे वो पासदारान इनकलाब की लीडरशिप हो, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर के किरदार को जिस अंदाज में, मोहसिन नकवी साहब और सबके किरदार को सराहा है, वो उनका पार्लियामेंट भी उसका गवाह है। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने उस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ है जब
दुनिया शेकी थी कि शायद ईरान में सब कुछ बदल जाएगा, रिजीम जी चेंज हो जाएगी, अहमद रजा पहलवी आके बैठ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने हमसाया होने के नाते, मुसलमान भाई होने के नाते दोस्ती निभाई जी और उसको आज जिस लेवल पे ले गए हैं, मेरा ख्याल है अब ये इंशाल्लाह दहाइयों तक, बल्कि आइंदा सदियों तक ऐसी रहेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात ये जो आपने कही, बिल्कुल देखिए बड़ी क्लैरिटी है कि अभी चाहे हम स्विट्जरलैंड के मुज़ाकरात की बात कर लें, इस्लामाबाद की कर लें, सब जगह पर स्पॉइलर इसराइल है। बिल्कुल इसराइल की कोशिश है किसी ना किसी तरह इनको सबूताज किया जाए। यहाँ तक रिपोर्ट्स आई कि इस जनाजे के ऊपर भी इसराइल की तरफ से कोशिश की जाएगी कि शायद कोई अटैक किया जाए, जिसका बड़ा वाज़े तौर पर एक वार्निंग दे दी गई है इसराइल को अमेरिका के थ्रू डायरेक्ट भी कि ऐसी कोई भी हरकत हुई तो इसराइल को शायद तारीख का बदतरीन जो है वो मजा चखाया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई हल नहीं किसी के इतने बड़े जनाजे पर अगर उसने कोई भी शैतानी हरकत की। वहीं पर देखें, ये जब सारे इनका पाकिस्तान की फैसिलिटेशन में सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहां पर पाकिस्तान ने जिस तरह सारा कुछ किया, वहीं पर ईरान के अंदर दो सोचें हैं। एक हार्ड लाइनर्स हैं जिनका ख्याल है, जिनका यकीन है कि खामनाई साहब का अपनी लीडरशिप का, इस्माइल हानिया का, फिर हिजबुल्लाह की लीडरशिप का, इतनी बड़ी लीडरशिप पिछले एक साल में जो उन्होंने शहीद की है, उसका बदला लिए बगैर इसराइल और अमेरिका से मुकम्मल जंग बंदी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका बदला लेना चाहिए। और वो बदला किसी भी लिमिट पे हो सकता है, उनकी लीडरशिप के हवाले से हो सकता है, किसी भी हवाले से हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब एक पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसके अंदर अब्बास इराक़ची हैं, मसूद पेज़ेश्कियान हैं। उनका ख्याल ये है कि मामलात अगर एक बार तय होते हैं ईरान के लिए, जो है वो मुस्तक़बिल में ईरान दुनिया का हिस्सा बनता है, तो ईरान ने बिलाशुबा अमेरिका को इस जंग में शिकस्त दी है, सबक सिखा दिया, दुनिया ईरान के साथ खड़ी हुई। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस अंदाज में आपने हुर्मुज़ के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल से पूरी दुनिया को एक बार चोक किया, अब दुनिया को एक मैसेज मिल गया है कि ईरान को किसी भी हालत में हल्का नहीं लेना होगा, बल्कि ईरान की जो एग्जिस्टेंस है वो 5000 साल से है और उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। एक चीज आपको बताता चलूं उमर, जो बड़ी मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट है, वो है कि पाकिस्तान पोस्ट 2025 इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को बर्बाद करके जिस अंदाज में मार्का हक से पाकिस्तान कामयाब हुआ, उसने ही जून में ईरान को जुर्रत दी कि ईरान ने इतना रिटेलिएट किया। उसने ही ईरान और इस्लामी दुनिया में एक ताकत भोंक दी है कि उन्होंने दुनिया को बताया कि हम दुनिया की बड़ी तरीन ताकत अमेरिका से टकरा सकते हैं, और आज अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। सो मेरा ख्याल ये है कि ऑन नटशेल बहुत अच्छा दौर है और दुनिया को पता चल गया है कि ईरान जो है और पाकिस्तान जो है वो दो ब्रादर मुल्क हैं और खित्ता जो है वो नई डायमेंशन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, खित्ता नई डायमेंशन की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट दिया मशरकी साहब आपने। कर्नल साहब, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, अब जिस तरह से ईरान का मामला चला अमेरिका के साथ, फिर अमेरिका ने खुद जिक्र किया कि अगर अमेरिका इस जंग में ना होता तो इसराइल का कला कमा कर दिया होता ईरान ने, फिर पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी, तो इस खित्ते में अगर हम देखें तो मेन प्लेयर जो हैं वो अब पाकिस्तान और ईरान बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्रूवन इन्होंने जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाई है हर तरफ से। जी देखें, आप कह सकते हैं कि मेन प्लेयर बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अगर आप, मैं समझता हूँ जी कि ये डिक्टेट्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स हैं, क्योंकि वो जो मखंदर कहता था कि जी यूरो एशियन लैंडमास और जो पिवट स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें वो लैंड की इंपॉर्टेंस पे बहुत जोर देता था, क्योंकि आपको पता है दो इस तरह की थ्योरीज हैं जो इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स जिनका जिक्र किया जाता है, बल्कि तीन है लेकिन दो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, एक मकंदर और एक महान की। महान जो है वो मैरीटाइम पे करता था। तो ये सारी बाकी जो सेंचुरीज गुजरी हैं, पर्टिकुलरली 18th सेंचुरीज, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, ये फर्स्ट 3 decades 2 decades ऑफ 21st सेंचुरी, ये मैरीटाइम डिकेड्स थे। लेकिन अब इस वाक़े के बाद मैं समझता हूँ जी कि अब लैंड की जो सेंचुरी है वो शुरू होने के वाली। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ जी, देखिए, एक तो जो लैंड के ऊपर जो मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो थोरियम है वो प्लेटोनियम की, यूरेनियम की जगह ले रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि नाउ लैंड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे भी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जो ये मार्का हक हुआ, इसने एक चीज़, एक बहुत ही कैटेक्लिज्मिक चेंज आई और एक नई रियलिटी ऊपर की आई, और वो ये कि
दुनिया के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था वो अमेरिका का था और सारी दुनिया उसकी तरफ देखती थी और बिल्कुल। उसके साथ यूरोपियंस अलाइन थे। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उभर के आया मार्का हक के बाद, जो मैनिफेस्ट हुआ था, तो वो पहले ही वो चाइना और पाकिस्तान का था। सो पूरी दुनिया के पास अब जो मुल्क फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन वेपन सिस्टम यूरोप का नहीं ले सकते, अब वो मुल्क उससे बहुत कम रेंज के अंदर सेम कैपेबिलिटी सेम कैपेसिटी और एक बहुत अच्छी सर्विस लाइन के साथ वो इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसने एक ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है इस रीजन की उसको चेंज कर दिया। और इसकी मैनिफेस्टेशन आपने ईरान वॉर में भी देखी। सो आई थिंक आप क्योंकि पाकिस्तान किसी ब्लॉक टैक्टिक्स पे किसी ब्लॉक पॉलिसीज पे बिलीव नहीं करता, बिल्कुल। पाकिस्तान रैशनैलिटी पे बिलीव करता है, एज ए स्टेट रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे बिहेव किया है। पाकिस्तान ने कभी कोई ऐसे अलायंसेस की बात नहीं की जो कि कोई काउंटर अलायंस हो या बाइपोलैरिटी क्रिएट कर रहे हो। तो इसलिए मैं ब्लॉक तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जो नई रियलिटी एमर्ज हुई है वो वेस्ट एशिया के अंदर और इस गल्फ रीजन के अंदर, वो पाकिस्तान और ईरान डेफिनेटली दो एक ऐसी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रियलिटी से जो रियलाइजेशन ईरान को हुई है अबाउट पाकिस्तान, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। मरियम, आप ये बताइए कि रहबर आला की शहादत के बाद तेहरान की जो नई क़यादत आई है, इस पर सफारती ताल्लुकात पर इसका क्या असर पड़ेगा? दूसरा इसमें यह भी ऐड कर लीजिए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद गहरे होते दिखाई दे रहे हैं इस नई क़यादत के साथ। जी, इसमें मैं इसको ना दो पर्सपेक्टिव से इसका जवाब दूंगी। सबसे पहली तो बात ये कि जब खामनाई साहब थे, इमाम साहब थे, तो उस वक्त भी ईरान की जो लीडरशिप होती थी वो उनके ऊपर एम्फसाइज करती थी कि उनको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि वो फोर्स ही कर रहे थे कि किसी पॉइंट पर ऐसा वक्त आएगा जिसमें ईरान को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। और मैं इसके लिए बहुत कॉशियसली लफ्ज यूज करूँगी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। तो ईरान के हमेशा से पाकिस्तान के साथ ये इनकी कोई तशवीश भी अगर एक दूसरे के साथ होती थी, सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशंस भी थी बलूचिस्तान के इलाके में, तो फिर भी दोनों जो है वो तफाहम तफहीम से उन मामलात को हल करने की कोशिश करते थे। अब आपने मेंशन किया कि अब उनकी शहादत हो गई है और जो लास्ट ईयर से मैं ये देख रही हूँ, देखिए इस वक्त तो पाकिस्तान ने जो एक प्रोसेस स्टार्ट किया, पीस प्रोसेस, वो तो बहुत अहम था, उसके ऊपर मैंने बात कर ली, बाकी भी पैनलिस्ट ने बात की। लास्ट ईयर जब आप समझिए इस बात को कि जब 2025 में इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी पाकिस्तान ने बहुत मॉरल एथिकल सपोर्ट दी थी ईरान को, नंबर 1। नंबर 2, ईरान की हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी और वो ग्रेविटेट करता था टुवर्ड्स इंडिया। जाहिर है उनकी आपस में ट्रेड का भी था एक, और इरानियन ऑयल भी खरीद रहा था काफ़ी हद तक, और चाबहार पोर्ट पे भी दोनों जो है वो अग्रीमेंट्स कर रहे थे। लेकिन आप ये समझिए कि जो ईरान के अंदर जो इंडियन बाशिंदे थे, they were involved in cyber crime, साइबर जो सिक्योरिटी थी ईरान की उसको ब्रीच करने में वो इन्वॉल्व रहे। उन्होंने एस्पियोनाज किया फॉर इजराइल और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहे, जिसकी वजह से जब इंटेलिजेंस, इरानियन इंटेलिजेंस को पता चला, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप नोज डाइव किए हैं बिटवीन इंडिया एंड ईरान। और इस दफा भी जब इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो उससे 2 दिन पहले मोदी साहब वॉज इन इजराइल एंड ही वॉज फुली अवेयर ईरान के ऊपर जो है वो हमला होने जा रहा है। और आप देखिए कि जब हमारे इमाम साहब की जब शहादत हुई, तो किसी भी एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के मुताबिक इंडिया की तरफ से कोई ताज़ियत नहीं आई कि वहाँ पर 150 से ज़्यादा बच्चियाँ शहीद की गई, और इसके साथ ही वहाँ पर हद से ज़्यादा जो है शहादतों के अलावा उनके सुप्रीम लीडर को जो है वो शहीद किया गया। और उनकी एक इंटरनेशनल जो लॉ के मुताबिक एक सॉवरेनिटी थी, आर्टिकल 2(4) यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, उसको ब्रीच करके, और एक जो ऑलरेडी एक नेगोशिएशन का प्रोसेस था जो चल रहा था, उसको ब्रीच किया गया और वायलेट किया गया, और येट ईरान वाज अटैक्ड। सो देयर वाज नो कंडेमनेशन फ्रॉम इंडिया। तो ईरान को सब समझ में आ गई है कि जो इंडिया है उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्टेट इंटरेस्ट को देख रहे हैं, वो इजराइल के साथ और यूएई के साथ अलाइंड है। ठीक है। और किसी भी एक पॉइंट पर आकर, आज भी आप देख लीजिए जो आपका पिछला सवाल था कि वो ताज़ियत के लिए नहीं आ सके, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है कि ईरान के पास इस रीजन में किसके ऊपर वो रिलाई कर सकता है। सो पाकिस्तान इज द ओनली ट्रस्टेड पार्टनर फॉर ईरान,
और साथ ही साथ मैं समझती हूँ कि तुर्की के साथ भी उसके रिलेशनशिप्स जो हैं वो किसी न किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे, क्योंकि ये मिडिल पावर्स हैं मुसलमान दुनिया के अंदर, ठीक है और जब दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ मूव करती है तो मिडिल पावर्स बहुत ज्यादा जी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जी ठीक है। आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पे जहाँ पर कशीदगी अभी भी बाकी है, और लेफ्टिनेंट कर्नल आबिद लतीफ़ साहब, सर आपसे इस पर गुफ्तगू करना चाहेंगे। आपने हुर्मुज़ पर कशीदगी अभी भी बाकी है। हमने देखा स्विट्ज़रलैंड के मुज़ाकरात के बाद भी एक बार वहाँ पर झड़पें हुई और फिर ड्रोन फायर किए गए ईरान की जानिब से भी, फिर अमरीका की जानिब से भी। क्या हम ये समझें कि आपने हुर्मुज़ का ये जो मामला है वो आने वाले दिनों में दोबारा इस जंग को भड़का सकता है, दोबारा से जो है वो इन मामलात को सबूताज कर सकता है? आपको क्या लगता है? जी देखें, जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है इसका कभी भी स्टेटस को एंटे नहीं हो सकता जो इसके पहले स्टेटस था। और अगर आप मुझसे ये पूछें कि वो जो 5-6 मामलात हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टेबल के ऊपर हैं नेगोशिएशंस के दौरान जो पेश हुए, जिसमें रेपरेशंस हैं, ईरान की जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनकी बात है, न्यूक्लियर ठीक है इशू है, मिसाइल्स का इशू है, और ईरान का जो एक्सेस ऑफ, जिसको वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, अमेरिकन एक्सेस ऑफ ईवल कहते हैं, वो है। तो इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है जो कि बहुत मुश्किल है जिसको सर्कमवेंट करना, या जिसको डायरेक्ट टेबल के ऊपर रख के डाइसेक्ट करना और नेगोशिएशन करना, तो मैं कहूँगा कि जी वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो एक अभी तक एक इंटरनेशनल वाटरवे था, लेकिन इस जो ईरान के ऊपर हमला है उसके बाद वो एक नेशनल वाटरवे में कन्वर्ट हो गया। अब आप माने या ना माने, अमेरिका उसको कुछ भी कहे, लेकिन जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं एज ए नेशनल वाटरवे, वो सारे के सारे ईरान की फेवर में जाते हैं, विच इज़ अंडर 13 नॉटिकल माइल के अंदर है, ईरान का टेरिटोरियल हिस्सा बनता है। ईरान के इवन जो आप कह लीजिए कि जो उसकी साइट की जो कोस्टल एरिया है, उसके जो लिटोरल एरिया है, जी वो सारे का सारा उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय फायर, हर तरीके से। सो ये एक जो कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुई है, मैं समझता हूँ वो बहुत ही एक डिफिकल्ट चीज़ है कि जिसके ऊपर, क्योंकि ईरान की इस पे जो पॉइंट है जिसके ऊपर ईरान जिसके ऊपर रेड लाइन है ईरान की, वो ये है कि वो इससे पीछे नहीं हटेगा, बिल्कुल और उसने ये भी कहा कि वो उसके ऊपर फीस लेगा। और यहाँ पे जो एज पर द यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, जिसमें इनोसेंट पैसेज, उसके जो आर्टिकल 17 के मुताबिक ईरान ने कहा कि जी उसको भी ईरान डिफाइन करेगा, अगर जी वो इनोसेंट पैसेज नहीं है तो इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक फिर है इसके अलावा जो उसके ऊपर कितनी इसकी होगी, कौन इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है किस तरीके से होगा, बाकी भी तो वाटरवेज चोक पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स एरिया है, और इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स एरिया है। आप जी हामिद साहब को ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू में। हामिद साहब, जिस तरह से कर्नल साहब ने कहा कॉम्प्लेक्स एरिया है, हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मामलात हैं अभी तकरीबन वैसे ही हैं, और यहाँ पर ताज़ा अभी दिनों में जंग भी हुई है। दोबारा से जंग नहीं कहेंगे उसको, दोनों जानिब से जो है वो एक दूसरे पर जो है वो जहाज़ों पर हमले किए गए हैं, फिर ड्रोन बरसाए गए हैं। आपको भी यही लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो खित्ता है, ये मतलब ये जो जगह है आपना हुर्मुज़, ये पेचीदा होता दिखाई दे रहा है, ये मज़ीद जो है वो आगे बढ़ेगा और जंग दोबारा शुरू हो सकती है, ताल्लुकात दोबारा ख़राब हो सकते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान? देखिए उमर, बात यह है कि अभी ये जो 60 दिन का एक MOU साइन हुआ है, ये समझिए कि एक आतिश फिशां को अभी ढांप दिया गया है और चिंगारी उसके ऊपर है, और खुदा ना खास्ता ये चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती है, और उसको भड़काने के लिए इसराइल जैसा स्पॉइलर हर वक्त हर लम्हा वक्त लगा हुआ है, चाहे वो लबनान में जुल्म करे, चाहे वो ईरान के साइट्स के ऊपर हमला करवाए, चाहे वो अमेरिका को यूज करे। दूसरी बात यह है कि देखिए, पोस्ट वॉर या पोस्ट 28 फरवरी द होल सिनेरियो चेंज। अब दुनिया के अंदर एक बात दुनिया को जो नहीं अंदाजा था कि आपने हुर्मुज़ जैसा कितना बड़ा तुर्क का पत्ता जो है वो ईरान के पास है, जो ईरान ने 43 साल की मुआशी पाबंदियों के बावजूद कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया था। आप देखिए कि 2 साल गजा पर जुल्म और बर्बरियत होती रही, लाख के करीब लोग शहीद हो गए, दुनिया ने कोई परवाह नहीं की। हकीकत ये है, आपने हुर्मुज़ बंद हुई, दुनिया का 21% तेल और 80% फर्टिलाइजर सप्लाई, फूड चेन क्राइसिस आया,
तो पूरी दुनिया को ईरान से ज्यादा अपनी फिक्र पड़ गई। द वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन रियलिटीज। रियलिटी ये है कि अब ईरान जो है उसने अपना कंट्रोल जिस अंदाज में उस पर एस्टैब्लिश किया। आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम के नाम पर एक बार कोशिश की है बीच में मुआहिदा होने से पहले कि पूरा कब्जा कर ले, उसमें भी नाकाम हुए। अब बड़ी क्लैरिटी है ईरान के पास कि वो ये समझता है कि आपने हरमुज के ऊपर ना सिर्फ वो कंट्रोल मेंटेन करेगा बल्कि वो जो उसका इस वॉर के अंदर 3.5 लाख के करीब अमलाक को नुकसान पहुंचा, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, वो उसकी रिकवरी या कंपनसेशन के लिए यहाँ पर कोई टैरिफ या कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई करेगा। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में ईरान को कोई ना कोई कंपनसेशन देनी होगी। ठीक है, कोई ना कोई कंपनसेशन देनी होगी। मुझे मरियम की जानिब बढ़ना है, उसके बाद ब्रेक का वक्त करीब आ रहा है। मरियम, क्विकली बताइएगा, एक 12 मुल्की इजलास भी हुआ है इस आबना हरमुज के एजेंडे के ऊपर, और अमेरिका की शमूलियत के बाद मशरिक़ वस्ता पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं? जी देखिए, इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी के मुताबिक आबना हरमुज जो था बेसिकली दैट वाज यूज्ड एज अ प्रेशर टैक्टिक बाय ईरान, और उसमें सोल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपैंड और उसको इकोनॉमिक एक आउटलुक देने के लिए जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, और उसके ऊपर उसने जो है अपने जो सेफ पैसेजेस पे उनको रोका। मेरे ख्याल में जो इस वक्त सबसे ज्यादा कंसर्न है तमाम मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज के लिए वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर दोबारा ऐसा कोई भी एक्शन ईरान की तरफ से ना लिया जाए। और जाहिर है ईरान के लिए गारंटीज रिक्वायर्ड है इसके लिए, क्योंकि ईरान वांट्स गारंटीज कि उसको दोबारा उसकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करके उसके ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पैसेज के लिए अलाउ करेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी सेज। और ईरान ने इससे पहले भी कभी इसको जो है रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं की। So the purpose coercive move that Iran has प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया। मेरा ख्याल है कि जो गारंटीज हैं वो रिक्वायर्ड हैं, और पूरी दुनिया जो है वो चाहती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला रहे, और ईरान ये चाहता है कि उसके ऊपर अटैक ना हो, उसके एसेट्स को डीफ्रीज किया जाए, साथ ही साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उसको जो है रिलीफ दिया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स के लिए जब ईरान गारंटी हासिल ठीक है वो दोबारा रिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन इस गारंटी की ईरान को ये गारंटी भी चाहिए कि जो 7 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी एयर स्पेसेस, उनकी टेरिटरीज दोबारा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और हमेशा हमने देखा है पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी होती है उसमें भारत मुलव्वस होता है, और अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करता है। कर्नल साहब, भारत अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। हमेशा हमने देखा है कि सारी फंडिंग वहाँ पर भारत की जानिब से होती है और फिर पाकिस्तान में हमले करवाए जाते हैं। अब इस सूरत हाल से कैसे निपटना चाहिए हमें? देखें, ये भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान को 2.5 फ्रंट वॉर में धकेल सकता है। एक ईस्टर्न बॉर्डर पे ज़ाहिर है जहाँ पे भारत को सिचुएटेड या लोकेटेड है, और दूसरा एक वेस्टर्न बॉर्डर के थ्रू, और तीसरा जो है वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी की आईएस सिचुएशन क्रिएट करके। आप देखें, हम क्योंकि भारत की ये जो स्टेट क्राफ्ट है अब वो उसका हिस्सा है, क्योंकि नज़र आता है और ये इसके प्रूफ भी मिलते हैं कि वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। अब वो देखिए कि अभी पिछले दिनों जब बहुत सारे लोगों ने, कोई 100 and something ने एक लेटर लिखा कि पाकिस्तान और भारत को मिलकर अपने मामला हल करने चाहिए, पीस पे बात होनी चाहिए, तो आज उनको जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन बीजेपी है, जो और वहाँ के जो रेडिकल एलिमेंट हैं, वो उनको गद्दार और उनको इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी सिर्फ बात ही क्यों कर दी पाकिस्तान से बात करने की। जो पाकिस्तान से बात कर रहा है वो ISI का एजेंट है, वो पाकिस्तान का एजेंट है, वो पाकिस्तान के लिए काम करता है, और वो बहुत ही, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत क्रेडेंशियल्स वाले लोग हैं। तो जब ये एनिमिटी का लेवल है, ये आपका पूरा का पूरा माइंडसेट हिंदुत्व पे बेस कर चुका हुआ है, आप सेफ्रोनाइज हो चुके हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी आर्मी, आपकी जुडिशरी, आपकी आर्म्ड फोर्सेस, आपका पॉलिटिकल सारे का सारा स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि वहां से कोई रैशनैलिटी की उम्मीद रखी जाए, क्योंकि रैशनैलिटी जो है या रिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है उसके लिए आपकी सोच को और आपके जो अक़दार हैं और आपका जो मैनिफेस्टेशन है उसको रैशनल होना ज़रूरी है। ठीक है कर्नल साहब। हम मशरक़ी साहब, अब जिस तरह से पानी तो हमारी रेड लाइन है, और बारहा हमने जो है वो भारत को बावर भी करवाया है कि पानी हमारी रेड लाइन है। अब आबी जारहियत कर रहा है भारत, और पाकिस्तानी क़यादत सख्त पैगाम तो दे रही है।
अमली तौर पे इंटरनेशनल सतह के ऊपर हम लोग क्या अमली इक़दाम कर सकते हैं भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, सफारती सतह पर बताइएगा। देखिए उमर, ये आबी जारहियत भी है, आबी दहशतगर्दी भी है, आबी जंगी ऐलाने जंग भी है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये इंसानियत कुछ इकदाम है। दुनिया की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मैं सादी सी बात करता हूँ कि दरियाए नील दुनिया के 10 मुल्कों से गुजरता है, जिनमें 4-6 अफ्रीका के ममालिक आपस में कई सालों से जंग लड़ रहे हैं। उसके बाद दरियाए दनूबे जो है, जो जर्मनी से निकलता है, 11 यूरोप के मुल्कों से गुजरता है, जो पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम में लड़ते रहे, लेकिन पानी कहीं भी नहीं रोका गया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है। पाकिस्तान के पास बड़ा क्लियर प्रेसिडेंस है कि दुनिया के अंदर पानी को बतौर हथियार नहीं यूज किया जा सकता। अपस्ट्रीम कंट्री कैन नॉट स्टॉप द डाउनस्ट्रीम वाटर बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन लॉज। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान का इसके ऊपर बड़ी क्लियर कन्विक्शन है कि जी ये हमारी ऐसी रेड लाइन है कि हम अपने अवाम को किसी भी हालत में जमीन को बंजर नहीं होने देंगे, किसान को फाका कश नहीं होने देंगे। हमें अगर जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, और दुश्मन चाहे अफगानिस्तान में साजिशें करता फिरे, चाहे मशरकी बॉर्डर को डिस्टर्ब करता फिरे, उसने हमारी ताकत भी देख ली, रेजिलियंस भी देख ली, और इसको इससे कड़ा जवाब मिलेगा अगर वो सही रास्ते पर नहीं आता। ठीक है मरियम फातिमा साहिबा, जिस तरह से हमने पानी का जिक्र किया, अभी जारहियत भारत की जानिब से की जा रही है, हमने जंग के मैदान में मुंह तोड़ जवाब दिया। अब सफारती सतह पर आलमी दुनिया के सामने इन तमाम मामला को रखने के लिए क्या इकदाम हमें करने चाहिए, और किस तरह से हम भारत को एक बार फिर सफारती मास पर भी शटअप कॉल दे सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया, ये आपने अहम पॉइंट पूछा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो नैरेटिव बिल्डिंग है, पाकिस्तान की लॉबिंग एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं, दे शुड नेवर बी रिएक्टिव इन नेचर। पाकिस्तान को हमेशा प्रोएक्टिवली जो है अपने एडवर्सरी को जो है टैकल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को एज एन स्कॉलर वी अंडरस्टैंड कि उधर एक शनाकियन आइडियोलॉजी है जो कि उसके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करते हैं, उसके मुताबिक उनके जो तमाम नेबर्स हैं दे आर देयर नेचुरल एनिमीज। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वी आर देयर नेचुरल एनिमीज अकॉर्डिंग टू देयर डॉक्ट्रिन्स, एंड दे विल कीप ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज अस। तो इसके लिए तो हमें अपने आप को खुद मजबूत करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें पूरी दुनिया के सामने जो इंडिया का एक रियल रोल है उसको सामने देखना पड़ेगा कि इंडिया एक शाइनिंग या इनक्रेडिबल इंडिया नहीं है। इट्स नॉट एन इंक्लूसिव सोसाइटी, ये बल्कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी सोसाइटी, एक पैराडॉक्सिकल सोसाइटी है जिसके अंदर ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं, और वो उन ग्राउंड रियलिटीज से पूरी दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए, अपने डोमेस्टिक ऑडियंसेस की भी तवज्जो हटाने के लिए वो एक एंटी पाकिस्तान रेटरिक के ऊपर चलते रहते हैं और एक मस्कुलर अपनी एक अप्रोचमेंट करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। दुनिया को भी अब समझ काफी हद तक आ गई है, लेकिन पानी के मामले के ऊपर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया तो अभी जाहियत कर ही रहा है, लेकिन मैं एक पॉइंट पे बहुत एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स की बिल्डिंग नहीं हुई है, पाकिस्तान ने उस पानी को स्टोर करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। वो बहुत अहम है कि हम अपने मामला घरेलू जो हमारा इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, हमारी इंटरनल पॉलिसीज हैं, वो हम पानी के हवाले से दुरुस्त करें ताकि हम पानी के स्टोरेज के इंतजाम को बेहतर बना सकें। जहाँ तक इंडिया की तरफ से पानी रोकने की बात है, ये क्लियर वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने एक ट्रीटी के अंदर एक अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, वो उसको वायलेट करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगता पानी को रोकने का मतलब है जंग, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ठीक है, और उस जंग में हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और शिकस्त भी दी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। मरियम आपका बहुत शुक्रिया, मशरकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़िन, जिस तरह से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को नाकू चने चबाए हमने, आने वाले दिनों में भी जब भी भारत ये सोचेगा जारहियत करने का, पाकिस्तानी अफवाज जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुंह तोड़ जवाब देगी और हमेशा भारत को नाकू चने चबवाती रहेगी। और भारत का ये ख्वाब भी रहेगा कि पाकिस्तान पर गलबा पाले, हमेशा पाकिस्तानी फोर्सेस उसके परख्शे उड़ाते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए 365 स्पेशल से एक नए प्रोग्राम के साथ। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।